सोचिए एक पल के लिए, अगर कल सुबह आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपका घर, आपका परिवार, आपके कपड़े, आपका नाम, आपकी पहचान, तो क्या बचेगा आपके पास? क्या आप तब भी जीने का कारण ढूंढ पाएंगे जब चारों तरफ अंधेरा हो, दर्द हो और मृत्यु का साया हर पल मंडराता हो? यह प्रश्न कोई काल्पनिक नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति का वास्तविक अनुभव है जिसने इस नरक को अपनी आंखों से देखा, अपनी हड्डियों में महसूस किया और फिर भी जीवित रहा। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई यहूदी मनोचिकित्सक, जिन्हें नाजी जर्मनी के सबसे भयानक यातना शिविरों में वर्षों तक कैद रखा गया, उन्होंने अपनी उस यात्रा को शब्दों में पिरोया है जो आज भी करोड़ों लोगों के दिल को झकझोर देती है। उनकी यह किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग केवल एक संस्मरण नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपनी आत्मा की गहराइयों को देख सकते हैं। यह किताब पूछती है कि जब जीवन की हर सुविधा, हर सुख, हर आशा छिन जाए, तब मनुष्य के भीतर क्या शेष रहता है? फ्रैंकल का जवाब इतना शक्तिशाली है कि वह सदियों की सोच को एक वाक्य में समेट देता है। उनका कहना है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी क्रूर हों, एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है, हमारी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। यह विचार इतना गहरा है, इतना मौलिक है कि इसे समझने के लिए हमें फ्रैंकल के साथ उस काले इतिहास की उन संकरी गलियों में उतरना होगा। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो पीड़ा से शुरू होती है लेकिन अर्थ पर जाकर समाप्त होती है। 1942 का वह ठंडा यूरोपीय सर्दी का मौसम था जब विक्टर फ्रैंकल और उनके परिवार को एक मालगाड़ी में ठूंसकर ऑश्विट्ज़ यातना शिविर की ओर भेजा गया था। जब वे गाड़ी से उतरे तो सामने खड़े एसएस अधिकारियों ने उन्हें बाईं या दाईं तरफ धकेल दिया। एक तरफ का मतलब था तत्काल मृत्यु और दूसरी तरफ का मतलब था धीरे धीरे मरते रहने की यातना। फ्रैंकल के हाथ में एक पांडुलिपि थी, उनके जीवन के वर्षों की मेहनत का निचोड़, उनके शोध का पहला प्रारूप, जिसे उन्होंने अपने कोट की परतों में छुपाया था। जब उस पांडुलिपि को भी छीन लिया गया तो फ्रैंकल को पहली बार एहसास हुआ कि यहां सब कुछ छिन सकता है, सिवाय उस चीज के जो उनके भीतर है। शिविर में पहुंचते ही कैदियों से उनके कपड़े, बाल, नाम सब कुछ छीन लिया जाता था और उन्हें एक नंबर दे दिया जाता था, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु हो। फ्रैंकल ने देखा कि किस तरह से इंसानों को धीरे धीरे उनकी पहचान से, उनकी गरिमा से, उनकी मानवता से तोड़ा जा रहा था, और यह देखना उनके लिए एक वैज्ञानिक की दृष्टि से भी उतना ही पीड़ादायक था जितना एक पीड़ित की दृष्टि से। शिविर में भूख इतनी भयावह थी कि लोग सड़े हुए शलजम के छिलकों के लिए आपस में लड़ते थे, और ठंड इतनी कड़ाके की थी कि पतले कपड़ों में लोगों के शरीर अकड़ जाते थे। फिर भी फ्रैंकल ने एक अजीब बात नोट की। कुछ लोग इस नरक में भी दूसरों को सांत्वना दे रहे थे, अपनी रोटी बांट रहे थे और अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दे रहे थे। यह देखकर फ्रैंकल के मन में एक प्रश्न उठा, आखिर किस चीज ने उन्हें जीवित रखा और किस चीज की कमी ने दूसरों को तोड़ दिया? इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते फ्रैंकल ने एक ऐसे सत्य को छू लिया जो मनोविज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। यातना शिविर की वह काली रातें और वे टूटे हुए इंसानों के चेहरे फ्रैंकल की आत्मा में एक ऐसी अग्नि जला गए जो किसी भी बाहरी शक्ति से नहीं बुझाई जा सकती थी। फ्रैंकल ने अपने अवलोकन में पाया कि यातना शिविर में आने वाले हर कैदी 3 मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरते थे, और इन चरणों को समझना जीवन और मृत्यु के बीच के फर्क को समझना था। पहला चरण था आघात का। जब कोई व्यक्ति पहली बार शिविर में आता था और उसकी सारी पुरानी दुनिया, उसकी सारी योजनाएं, उसके सारे सपने एक ही झटके में धराशायी हो जाते थे। इस पहले चरण में लोग अक्सर एक तरह की शून्यपन की अवस्था में चले जाते थे, जैसे उनकी भावनाएं किसी ने जड़ से काट दी हो और वे सब कुछ देखते हुए भी कुछ महसूस नहीं कर पाते थे। दूसरा चरण था उदासीनता का, एक ऐसी अवस्था जिसमें दर्द इतना गहरा हो जाता है कि वह दर्द भी महसूस नहीं होता। जब किसी की मृत्यु देखकर भी आंखें नहीं भरती थीं, क्योंकि आंखों में अब आंसू बचे ही नहीं थे। यह उदासीनता एक तरह की रक्षा कवच बन जाती थी, जो इंसान को इतने दर्द से बचाती थी जितना वह सह नहीं सकता था, लेकिन साथ ही उसे इंसानियत से भी दूर करती जाती थी। तीसरा चरण था मुक्ति के बाद का, जो उन थोड़े से भाग्यशाली लोगों के लिए था जो जीवित बच गए और जिन्हें अब यह सीखना था कि सामान्य जीवन में
वापस कैसे आया जाए। फ्रैंकल ने देखा कि मुक्ति के बाद भी कई लोग वापस सामान्य नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी आत्मा पर जो घाव थे वे शरीर के घावों से कहीं गहरे थे। इन 3 चरणों का विवरण देते हुए फ्रैंकल एक बात बड़े जोर से कहते हैं कि मनुष्य की असली परीक्षा उस समय होती है जब उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, और उसी परीक्षा में उसके चरित्र का असली रूप सामने आता है। यातना शिविर एक प्रयोगशाला की तरह था, जिसमें मानव आत्मा की सबसे गहरी परतें उघड़कर सामने आ गई थी, और जो वहां दिखा वह न केवल भयावह था बल्कि कहीं कहीं अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक भी था। एक बार फ्रैंकल ने देखा कि शिविर में 2 कैदी ऐसे थे जो आत्महत्या करने की बात कर रहे थे, और उनके जीने का कोई कारण नहीं बचा था। जैसे उनके भीतर का वह दीपक जो जीवन को रोशन करता है बुझ चुका था। फ्रैंकल ने उन दोनों से बात की, एक से एक अधूरे काम के बारे में पूछा। एक विदेश में बच्चा था जो उसका इंतजार कर रहा था, और दूसरे के मन में एक अधूरी किताब थी जो दुनिया को लिखी जानी थी। इन 2 छोटी छोटी बातों ने उन दोनों के जीने का कारण फिर से जगा दिया, और फ्रैंकल को अपनी उस महान खोज का पहला स्पष्ट प्रमाण मिला। फ्रैंकल ने नीत्शे के उस प्रसिद्ध वाक्य को अपने मनोविज्ञान का आधार बनाया, जिसके पास जीने का क्यों है वह किसी भी कैसे को सह सकता है। इसका मतलब यह था कि जब तक किसी के जीवन में एक उद्देश्य है, एक अर्थ है, एक कारण है, तब तक वह किसी भी पीड़ा को, किसी भी कठिनाई को झेल सकता है। फ्रैंकल ने यह भी देखा कि जो लोग शिविर में जल्दी टूट गए वे अक्सर वे लोग थे जो मानते थे कि उनका जीवन में अब कोई उद्देश्य नहीं बचा, कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है। दूसरी तरफ जो लोग जीवित रहे उनके भीतर एक आग थी, एक चाहत थी, एक कारण था, चाहे वह प्रेम हो, कर्तव्य हो या कोई अधूरा काम। अर्थ की यह खोज फ्रैंकल के मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बन गई, और उन्होंने इस पर आधारित एक नई मनोचिकित्सा पद्धति विकसित की, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी का नाम दिया। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अर्थ, और इस थेरेपी का मूल विचार यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति सुख की खोज नहीं बल्कि अर्थ की खोज है। यह विचार फ्रायड के आनंद सिद्धांत और एडलर के शक्ति की इच्छा से बिल्कुल अलग था, और यातना शिविर की आग में तपकर यह सत्य सोने की तरह निखर आया था। शिविर में एक दिन फ्रैंकल एक बेहद ठंडी सुबह बर्फीली जमीन पर चलते हुए काम पर जा रहे थे। पैरों में छाले थे, पेट में भूख थी, और ऊपर से एक नाजी गार्ड उन्हें धकेल रहा था। उसी पल फ्रैंकल के मन में अचानक उनकी पत्नी का चेहरा उभरा, इतना स्पष्ट, इतना जीवंत, जैसे वे वहीं खड़ी हों और उनकी आंखें फ्रैंकल से बातें कर रही हों। और उस क्षण फ्रैंकल को एक गहरी अनुभूति हुई कि प्रेम ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो सब कुछ छिन्न जाने के बाद भी बनी रहती है, जो दूरियों को, दीवारों को, यहां तक कि मृत्यु को भी पार कर जाती है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पत्नी का प्रेम, चाहे वे जीवित हों या नहीं, उनके भीतर एक ऊर्जा बनकर जल रहा है जो किसी भी बाहरी शक्ति से नहीं बुझाई जा सकती। फ्रैंकल को बाद में पता चला कि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था, लेकिन उस कड़ाके की ठंड में, उस बर्फीले रास्ते पर उस प्रेम ने उन्हें जीवित रखा था। प्रेम केवल 2 शरीरों के बीच की भावना नहीं है, यह एक ऐसी चेतना है जो व्यक्ति को उसके सबसे गहरे तल पर छूती है और उसे जीने की शक्ति देती है। फ्रैंकल कहते हैं कि मनुष्य का उद्धार प्रेम के माध्यम से और प्रेम में होता है। यह कोई धार्मिक कविता नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसे उन्होंने यातना शिविर में जीकर समझा था। जब हमारे प्रियजन हमसे दूर होते हैं, तब भी उनकी स्मृति, उनका प्रेम हमारे भीतर एक रोशनी की तरह जलता रहता है और हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है। यह प्रेम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिनाई में एक मनुष्य की आत्मा को टूटने से बचाने की सबसे बड़ी शक्ति है। शिविर में फ्रैंकल ने अनेक ऐसे लोगों को देखा जो केवल इसलिए जीवित रहे क्योंकि उन्हें किसी से प्रेम था। कोई बाहर उनका इंतजार कर रहा था और वह इंतजार उनकी सबसे बड़ी जीवनी शक्ति बन गया था। फ्रैंकल ने एक ऐसी बात कही जो पहली बार सुनने पर अजीब लग सकती है। उन्होंने कहा कि पीड़ा भी जीवन का एक अर्थपूर्ण हिस्सा है और इसे टालने की बजाय इसे समझना जरूरी है। जब हम पीड़ा से भागते हैं तो हम उस संदेश से भी भागते हैं जो वह हमें देना चाहती है और उस विकास से भी जो उस दर्द के भीतर छुपा होता है। शिविर में एक बार एक बुजुर्ग डॉक्टर फ्रैंकल के पास आए। उनकी पत्नी का 2 साल पहले निधन हो गया था।
और वे उस दर्द से उबर नहीं पा रहे थे। हर पल उनके भीतर एक घाव रिश्ता रहता था। फ्रैंकल ने उनसे पूछा, अगर आपका निधन पहले हो जाता और आपकी पत्नी को यह दुख उठाना पड़ता तो क्या होता? उस डॉक्टर ने पल भर सोचकर कहा, वह बहुत तकलीफ में होती। फ्रैंकल ने धीरे से कहा, तो देखिए, आपकी पीड़ा ने उन्हें इस दर्द से बचा लिया। आपकी पीड़ा एक कीमत है जो आप उनके प्रेम के लिए चुका रहे हैं। उस एक वाक्य ने उस बुजुर्ग डॉक्टर की आंखें खोल दी और उन्होंने अपनी पीड़ा को एक नए अर्थ से देखना शुरू किया। पीड़ा तब असहनीय हो जाती है जब उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वही पीड़ा किसी बड़े उद्देश्य से, किसी प्रेम से, किसी कर्तव्य से जुड़ जाती है तो वह सहनीय हो जाती है, बल्कि कभी कभी तो वह शक्ति का स्रोत बन जाती है। फ्रैंकल ये नहीं कहते कि पीड़ा अच्छी होती है, बल्कि वे कहते हैं कि जब पीड़ा अपरिहार्य हो, जब उससे बचने का कोई रास्ता ना हो, तो उसे अर्थपूर्ण ढंग से झेलना एक महान मानवीय क्षमता है। हमारे जीवन में जो दुख, जो असफलता, जो दर्द आते हैं, वे हमें कमजोर नहीं करते, बल्कि अगर हम उन्हें सही दृष्टि से देखें तो वे हमें गहरा, परिपक्व और अधिक मानवीय बनाते हैं। फ्रैंकल ने अपने जीवन के अनुभवों और मनोवैज्ञानिक अध्ययन को मिलाकर एक नई चिकित्सा पद्धति विकसित की, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी कहा, और यह पद्धति मनोविज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम था। फ्रायड का मनोविश्लेषण यह मानता था कि मनुष्य की मूल प्रेरणा आनंद की खोज है। एडलर का मनोविज्ञान शक्ति और श्रेष्ठता की इच्छा को केंद्र में रखता था। लेकिन फ्रैंकल ने कहा कि मनुष्य की सबसे गहरी, सबसे मूलभूत प्रेरणा अर्थ की खोज है। लोगोथेरेपी यह मानती है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अनोखा और विशेष अर्थ है जिसे केवल वही पूरा कर सकता है, और यही उसकी जीवन शक्ति का स्रोत है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ खो देता है तो वह एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम यानी अस्तित्व के खालीपन में गिर जाता है, जो अवसाद, नशे की लत और जीवन के प्रति उदासीनता का मूल कारण बनता है। फ्रैंकल के अनुसार आधुनिक युग की सबसे बड़ी बीमारी यह खालीपन है, यह भावना कि जीवन बेमतलब है, कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन लोगोथेरेपी इस खालीपन को भरने का तरीका बताती है। 3 तरीकों से अर्थ खोजा जा सकता है। पहला, कुछ सृजन करके या किसी काम को करके। दूसरा, किसी अनुभव को जीकर या किसी से प्रेम करके। और तीसरा, जब कुछ नहीं बदला जा सकता तब अपनी पीड़ा के प्रति अपना नजरिया बदलकर। यह तीसरा रास्ता सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा बदल सकते हैं। लोगोथेरेपी केवल एक चिकित्सा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य की तलाश में है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ हमें नहीं दिया जाता, बल्कि हम इसे खोजते हैं, निर्मित करते हैं और हर परिस्थिति में इसे जीवित रखते हैं। फ्रैंकल ने यातना शिविर में एक ऐसी बात समझी जो शायद किसी भी सामान्य परिस्थिति में इतनी स्पष्टता से नहीं समझी जा सकती थी, कि मनुष्य की सबसे गहरी स्वतंत्रता यह है कि वह अपनी प्रतिक्रिया स्वयं चुन सकता है। नाजी उनसे सब कुछ छीन सकते थे, उनका घर, उनका परिवार, उनके कपड़े, उनका खाना, उनका स्वास्थ्य, लेकिन एक चीज वे नहीं छीन सकते थे, और वह थी फ्रैंकल का यह अधिकार कि वे इन परिस्थितियों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह स्वतंत्रता बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बाहरी परिस्थितियां तय करती हैं, लेकिन यह अंतिम विकल्प हमेशा हमारे पास रहता है। फ्रैंकल ने देखा कि शिविर में कुछ लोग थे जो अत्यंत भयावह परिस्थितियों में भी दूसरों के लिए दयालुता दिखाते थे, अपना आखिरी टुकड़ा रोटी किसी भूखे को दे देते थे और इस तरह अपनी मानवता को जीवित रखते थे। यह देखकर फ्रैंकल ने समझा कि मनुष्य मूलतः न तो अच्छा होता है न बुरा, वह चुनता है और यही चुनाव उसे परिभाषित करता है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है और उस जगह में हमारी वृद्धि और हमारी स्वतंत्रता निहित होती है। यह वाक्य शायद इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। जब हम कहते हैं मेरे पास कोई विकल्प नहीं था या परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया, तो हम दरअसल उस अंतिम स्वतंत्रता को नकार रहे होते हैं जो हमारे पास हमेशा से है। फ्रैंकल का यह संदेश हमारे आधुनिक जीवन के लिए भी
उतना ही प्रासंगिक है। जब हम किसी रिश्ते में दर्द पाते हैं, जब हम नौकरी में असफल होते हैं, जब जीवन हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है, तब भी हमारे पास यह चुनाव होता है कि हम उस दर्द को कैसे देखते हैं, कैसे झेलते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। यह स्वतंत्रता छोटी नहीं है, यह विशाल है, यह ब्रह्मांड जितनी बड़ी है, क्योंकि यह उस अंधेरे में भी एक दीपक जलाने की क्षमता है जब सारे बाहरी प्रकाश बुझ चुके हों। फ्रैंकल जब यातना शिविर से मुक्त हुए और सामान्य जीवन में वापस आए तो उन्होंने एक नई समस्या देखी जो शिविर की पीड़ा से कम क्रूर नहीं थी। आधुनिक मनुष्य की वह खोखलापन जिसमें सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। आज के समय में लोगों के पास धन है, सुविधाएं हैं, तकनीक है, मनोरंजन है, लेकिन फिर भी एक अजीब खालीपन है, एक ऐसी बेचैनी है जो रात के सन्नाटे में और गहरी हो जाती है। फ्रैंकल ने इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहा, अस्तित्व का वह शून्य जिसमें इंसान यह नहीं जानता कि वह क्यों जी रहा है, उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है और उसके होने का क्या मतलब है। यह खालीपन अक्सर बोरियत के रूप में प्रकट होता है। हम हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, शोर में डूबे रहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही सब कुछ शांत होता है वह खालीपन हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इस खालीपन से बचने के लिए लोग नशे में डूब जाते हैं, काम के पागलपन में खो जाते हैं या सोशल मीडिया की उस अंतहीन स्क्रॉलिंग में समय बर्बाद करते रहते हैं जो कभी कुछ नहीं भरती। फ्रैंकल कहते हैं कि यह खालीपन इसलिए नहीं है कि जीवन में अर्थ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हमने उस अर्थ को खोजने की कोशिश ही नहीं की। पुराने जमाने में परंपराएं, धर्म और सामाजिक ढांचे इंसान को बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए, उसकी भूमिका क्या है, लेकिन आधुनिक युग में ये सब कमजोर पड़ गए हैं और अब इंसान को खुद यह तय करना है कि उसके जीवन का अर्थ क्या है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और इससे घबराकर भागने की बजाय इसे स्वीकार करना ही परिपक्वता है। जो लोग इस खालीपन को पहचान लेते हैं और उससे मुंह नहीं फेरते बल्कि उसके भीतर उतरकर अपना अर्थ खोजते हैं, वे एक ऐसी आंतरिक शांति पाते हैं जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिलती। शिविर में फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग सबसे पहले टूट गए वे अक्सर वे थे जिन्होंने भविष्य में विश्वास खो दिया था, जिन्हें लगने लगा था कि यह पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी, कि आगे कुछ अच्छा होने की संभावना ही नहीं है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी। जब भी शिविर में अफवाह फैलती थी कि किसी तारीख तक हमें आजाद कर दिया जाएगा, तो लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति में तुरंत सुधार आ जाता था। लेकिन जब वह तारीख बिना मुक्ति के गुजर जाती थी तो लोग और भी गहरी निराशा में डूब जाते थे और कई तो उस निराशा के बाद कुछ ही दिनों में मर जाते थे। फ्रैंकल ने इससे यह सबक लिया कि आशा केवल एक भावना नहीं है, यह एक जैविक आवश्यकता है। जब शरीर को लगता है कि भविष्य में कुछ पाने वाला है तो वह संघर्ष करता रहता है, लेकिन जब भविष्य से उम्मीद छिन जाती है तो शरीर भी हार मान लेता है। यह सिद्धांत आज के मनोविज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर जानते हैं कि मरीज की ठीक होने की इच्छा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दवाइयां। फ्रैंकल कहते हैं कि हमें अपने भीतर एक ऐसा भविष्य जीवित रखना होगा जिसकी ओर हम बढ़ रहे हों, चाहे वह कोई सपना हो, कोई रिश्ता हो, कोई काम हो या कोई भी छोटी सी चाहत हो। जब हम कहते हैं आगे क्या होगा पता नहीं, तो यह केवल एक विचार नहीं है, यह हमारी आत्मा को एक संकेत है और वह संकेत हमें या तो जीने की शक्ति देता है या धीरे धीरे तोड़ता जाता है। इसीलिए जीवन में सपने देखना, आशा रखना और भविष्य की कल्पना करते रहना कोई बचकानी बात नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जब हम किसी उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो वर्तमान की कठिनाइयां सहनीय हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यह रात खत्म होगी और सुबह आएगी। शिविर में हर रोज मृत्यु के साथ जीना पड़ता था। कभी किसी मित्र का शव मिलता था, कभी गैस चेंबर की ओर ले जाते हुए लोगों की कतारें दिखती थी और कभी रात में सोने के बाद यह पता नहीं होता था कि सुबह उठेंगे भी या नहीं। इस अनुभव ने फ्रैंकल को मृत्यु के प्रति एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने देखा कि मृत्यु की निश्चितता ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। अगर हम अमर होते तो हम हर काम को कल के लिए टाल सकते थे, हर क्षण को हल्के में ले सकते थे, लेकिन इसीलिए कि जीवन सीमित है, हर पल कीमती है, हर रिश्ता अनमोल है
और हर अनुभव एक उपहार है। फ्रैंकल ने मृत्यु को भयावह समझना बंद कर दिया था और उसे एक ऐसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया था जो जीवन को उसकी सारी गहराई और सुंदरता देता है। शिविर में एक बार जब फ्रैंकल को लगा कि उन्हें भी गैस चैम्बर में भेजा जाएगा तो वे हैरानी से शांत थे। उन्होंने पाया कि उस क्षण में जीवन के सारे छोटे छोटे दुख, सारी चिंताएं, सारे डर बेमानी हो गए थे और केवल वह गहरी शांति बची थी जो तब आती है जब सब कुछ स्वीकार कर लिया जाता है। यह अनुभव उन्हें एक बड़ा सत्य सिखा गया कि हम जितना मृत्यु से डरते हैं उतना ही जीवन से भी डरते हैं, और जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन को पूरे आलिंगन में जीने की क्षमता मिलती है। आधुनिक युग में हम मृत्यु की बात नहीं करते, उसे छुपाते हैं, उससे बचते हैं, लेकिन यही भागना हमें जीवन से भी दूर कर देता है। फ्रैंकल कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को सच में स्वीकार कर लेता है वह व्यक्ति ही सच में जीने में सक्षम होता है। नश्वरता की स्वीकृति जीवन को भार नहीं बनाती, बल्कि उसे एक गहरा, अर्थपूर्ण और कृतज्ञ अनुभव बना देती है। फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी में एक महत्वपूर्ण विषय उठाया, अपराध बोध, और कहा कि यह भी जीवन का एक अर्थपूर्ण हिस्सा है जो हमें बेहतर बनने की ओर प्रेरित करता है। जब हम कुछ गलत करते हैं और उसका बोध होता है तो यह बोध एक संकेत है कि हमारे भीतर नैतिकता जीवित है, कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। लेकिन फ्रैंकल चेतावनी देते हैं कि अपराध बोध और आत्मदंड में फर्क होना चाहिए। अपराध बोध हमें बेहतर बनाता है, लेकिन आत्मदंड हमें तोड़ता है। शिविर में फ्रैंकल ने कई ऐसे लोगों को देखा जो जीवित बच जाने पर खुद को दोषी महसूस करते थे। मैं क्यों बचा जब मेरे प्रियजन नहीं बचे? यह सर्वाइवर्स गिल्ट एक गहरी मनोवैज्ञानिक पीड़ा है जिसे समझना और उससे बाहर निकलना बेहद जरूरी होता है। फ्रैंकल का मानना था कि हम जीवित बचे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कोई काम अभी बाकी है, कोई उद्देश्य है जिसे हमें पूरा करना है। जिम्मेदारी का यह बोध कि हम अपने जीवन के लिए, अपने कार्यों के लिए और अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी हैं, यही स्वस्थ मनोविज्ञान की नींव है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है वह स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने अमेरिका के पूर्वी तट पर एक स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जो यह याद दिलाए कि आजादी का मतलब मनमानी नहीं बल्कि जिम्मेदार होना है। यह विचार हमें उस व्यक्तिवाद से बचाता है जो मैं जो चाहूं करूं की मानसिकता से जन्मता है और अंततः खालीपन और अकेलेपन में ले जाता है। शिविर में फ्रैंकल ने एक अद्भुत घटना देखी जो उन्हें आजीवन याद रही। एक बेहद कमजोर, बीमार महिला जिनके शरीर में शायद ही कोई ताकत बची थी, वे मृत्यु से कुछ घंटे पहले भी शांत और मुस्कुराती हुई थी। उन्होंने फ्रैंकल से कहा था, मुझे खुशी है कि जीवन ने मुझे इतना मारा क्योंकि इससे मैंने अपनी आत्मा को पहचाना। यह वाक्य सुनकर फ्रैंकल की आंखें भर आई थीं, क्योंकि यह किसी टूटे हुए इंसान के शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आत्मा के थे जो सब कुछ झेलने के बाद भी अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दे सकी। मनोविज्ञान में इसे रेजिलियंस कहते हैं, वह क्षमता जिसके बल पर इंसान बड़े से बड़े आघात के बाद भी वापस उठ खड़ा होता है। लेकिन फ्रैंकल यह भी कहते हैं कि रेजिलियंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक चुनाव है। हर बार जब हम टूटने के बाद वापस उठते हैं, हर बार जब हम दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हैं, हम इस क्षमता को मजबूत बनाते हैं। एक बांस की कहानी की तरह जो तूफान में झुक जाता है पर टूटता नहीं, और जब तूफान थम जाता है तो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। यही लचीलापन है। जीवन में कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि वे हमें परखने आती हैं, और हर परीक्षा के बाद हम या तो कमजोर होते हैं या मजबूत, और यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। फ्रैंकल का अपना जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने शिविर में अपनी पत्नी, मां और भाई को खोया, फिर भी वे न केवल जीवित रहे बल्कि उन्होंने एक ऐसा दर्शन दुनिया को दिया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। उनका जीवन एक संदेश है कि दुख हमारा अंत नहीं है, वह हमारी शुरुआत हो सकती है। फ्रैंकल ने एक बात कही जो आज के प्रेरणादायक भाषणों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि सफलता और खुशी का पीछा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इनका पीछा करते हैं तो ये और दूर भागती है।
यह विचार हमारे उस हसल कल्चर के सीधे खिलाफ है जो कहता है और मेहनत करो और सफल बनो और खुश रहो। फ्रैंकल का कहना है कि खुशी और सफलता अर्थपूर्ण काम के उपउत्पाद हैं। जब हम एक ऐसे काम में लग जाते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखता है, जो हमारी गहरी मूल्यों से जुड़ा है, तो खुशी और सफलता अपने आप आती है। एक तितली की तरह जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना वह दूर उड़ती जाती है, लेकिन जब हम किसी और काम में मग्न हो जाते हैं तो वह अपने आप आकर बैठ जाती है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन खुश नहीं हो पाते, और यह इसलिए है क्योंकि हम अर्थ की खोज की बजाय खुशी की खोज में लगे हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन हमसे एक प्रश्न पूछ रहा है और हमारा काम है उसका उत्तर देना। यह उत्तर किसी भव्य लक्ष्य में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कार्यों में, हर रिश्ते में, हर अनुभव में निहित है। जो व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ जानता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। सफलता मिले तो वह अहंकारी नहीं होता, और असफलता मिले तो वह निराश नहीं होता, क्योंकि उसकी पहचान किसी बाहरी उपलब्धि पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दिशा पर टिकी है। यह शांति, यह स्थिरता, यही असली सफलता है, यही असली खुशी है। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी में रिश्तों को अर्थ का एक सबसे शक्तिशाली स्रोत बताया गया है। जब हम किसी दूसरे के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन एक नई गहराई पा लेता है जो अकेले कभी नहीं मिल सकती। शिविर में फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों के पास वापस जाने के लिए कोई था, एक बच्चा, एक मां, एक मित्र, वे लोग किसी भी परिस्थिति में जीने की ताकत रखते थे। ये प्रेम और जिम्मेदारी की भावना उन्हें एक ऐसी ऊर्जा देती थी जो भूख, ठंड और पीड़ा को भी पार कर जाती थी। फ्रैंकल कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का एक बड़ा कारण यह है कि आधुनिक युग में हम तेजी से अकेले होते जा रहे हैं। भले ही हम भीड़ में हों, सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स होने के बावजूद जो गहरा अकेलापन आज की युवा पीढ़ी महसूस करती है वह इसी का संकेत है। सच्चे रिश्ते जिनमें कमजोरी दिखाई जा सके, जिनमें बिना किसी दिखावे के बस होने का अनुभव हो, वे जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है। फ्रैंकल ने अपनी पत्नी के प्रेम को शिविर में जीवित रहने की सबसे बड़ी शक्ति बताया, और यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम कोई विलासिता नहीं बल्कि एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा जोड़ते हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम न केवल उनका जीवन बेहतर बनाते हैं बल्कि अपना भी अर्थ पाते हैं। सेवा, करुणा और प्रेम, ये तीनों मिलकर वह धागा बनाते हैं जो इंसानों को एक दूसरे से और अपनी आत्मा से जोड़ता है, और इसी धागे में जीवन का सबसे गहरा अर्थ छुपा है। फ्रैंकल के अनुसार अर्थ खोजने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है सृजन, यानी कुछ बनाना, कुछ देना, कुछ ऐसा करना जो दुनिया में पहले नहीं था। जब एक कारीगर लकड़ी को तराशता है, एक मां अपने बच्चे को पालती है, एक लेखक एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ता है, इन सभी कार्यों में एक गहरा अर्थ है जो उन्हें महज काम से परे बना देता है। फ्रैंकल ने शिविर में भी देखा कि जो लोग अपने काम में, चाहे वह कितना भी तुच्छ हो, कुछ गर्व और उद्देश्य ढूंढ लेते थे, वे लोग मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक स्थिर रहते थे। एक बार जब फ्रैंकल को पत्थर तोड़ने का काम दिया गया तो उन्होंने उस काम में भी एक अर्थ ढूंढ लिया कि यह पत्थर तोड़कर वे एक दिन उस किताब के लिए जीवित रहेंगे जो उन्हें लिखनी है, जो दुनिया को कुछ देगी। यह सोच उनके लिए उस भारी पत्थर को भी हल्का कर देती थी। आज की दुनिया में हम में से बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं जो हमें मीनिंगलेस लगते हैं, और इसी से एक गहरी थकान और उदासी आती है। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि काम स्वयं में मीनिंगलेस नहीं होता। हम उसे कैसे देखते हैं, उसके पीछे हमारी क्या सोच है, वह उस काम को अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाता है। एक सफाई कर्मी जो यह सोचकर काम करता है कि वह अपने परिवार के लिए जी रहा है, अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देने के लिए काम कर रहा है, उसके काम में उतना ही अर्थ है जितना किसी बड़े वैज्ञानिक के काम में। अर्थ का कोई पदानुक्रम नहीं होता। हर काम जो प्रेम और उद्देश्य से किया जाए वह पवित्र है, वह अर्थपूर्ण है। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह मनुष्य को एक बदलने में सक्षम प्राणी के रूप में देखती है।
न कि किसी जैविक या सामाजिक शक्तियों का निष्क्रिय उत्पाद। फ्रायड का मनोविश्लेषण यह कहता था कि हमारा बचपन और हमारी अचेतन इच्छाएं हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। लेकिन फ्रैंकल ने कहा कि यह केवल आधा सत्य है। हाँ, हमारा अतीत, हमारे अनुभव, हमारी परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं। यातना शिविर में फ्रैंकल ने ऐसे लोगों को देखा जिनका पूरा अतीत, उनकी शिक्षा, उनका परिवार, उनका समाज क्रूरता और निर्ममता से भरा था। लेकिन फिर भी उन्होंने उस क्रूर माहौल में भी दयालुता का चुनाव किया। इससे यह साबित होता है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। आज के संदर्भ में यह संदेश बेहद प्रासंगिक है। जब हम कहते हैं मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरा बचपन ऐसा था या मेरे पास कोई विकल्प नहीं, तो हम दरअसल अपनी उस महान मानवीय शक्ति को नकार रहे होते हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। लोगोथेरेपी हमें बताती है कि हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, अपना नजरिया बदल सकते हैं, और इन छोटे छोटे बदलावों से हम अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये एक उम्मीद का संदेश है, एक शक्ति का संदेश कि हम जो हैं वह हमारा अंतिम स्वरूप नहीं है। हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बेहतर बन सकते हैं। 1945 में जब अमेरिकी सेना ने यातना शिविरों को मुक्त किया तो फ्रैंकल बाहर निकले। लेकिन वे एक ऐसे शख्स थे जिनके पास न घर था, न परिवार, न कोई भौतिक संपत्ति। केवल था तो उनके भीतर का वह अनुभव और वह ज्ञान जो नरक में तप कर निखरा था। शिविर से निकलने के बाद कई लोगों ने पाया कि वे सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पा रहे। वे जो देख चुके थे, जो झेल चुके थे, उसके बाद सामान्यता एक नई चुनौती बन गई। फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग शिविर से बाहर आकर भी मनोवैज्ञानिक रूप से उसी नरक में कैद रहे, क्योंकि उन्होंने अपने दुख को अपनी पहचान बना लिया था। लेकिन फ्रैंकल ने खुद एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने दर्द को एक अर्थ दिया, अपने अनुभव को एक ज्ञान में बदला और उस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने का संकल्प लिया। मुक्ति के बाद 9 दिनों में उन्होंने अपनी यह किताब लिख डाली। जैसे वे उस सारे अनुभव को बाहर निकालना चाहते थे, जैसे हर शब्द एक घाव को भरने का प्रयास था। यह किताब पहले एक छोटी सी प्रकाशन में निकली, लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। फ्रैंकल की वापसी और पुनर्निर्माण हमें यह सिखाता है कि जब जीवन हमें तोड़ देता है तो उसके टुकड़ों से हम एक नई और अधिक मजबूत इमारत बना सकते हैं। हर विपत्ति एक पुनर्जन्म का अवसर है। यह बात केवल कहने की नहीं, बल्कि फ्रैंकल ने यह जिक्र दिखाई है, और इसीलिए उनकी यह बात दिल को छूती है। विक्टर फ्रैंकल ने 1997 में 92 वर्ष की आयु में अपनी आंखें मूंदी, लेकिन उनकी किताब और उनके विचार आज भी उतने ही जीवंत और प्रासंगिक हैं जितने उनके लिखे जाने के वक्त थे। उन्होंने लोगोथेरेपी के माध्यम से मनोविज्ञान को एक नई दिशा दी और मैन्स सर्च फॉर मीनिंग को 24 भाषाओं में अनुदित किया गया और 1.2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिकी। यह किताब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स इन अमेरिका में से एक मानी गई है, और हर साल लाखों नए पाठक इससे अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी पाते हैं। फ्रैंकल की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने एक ऐसे समय में जब इंसानियत अपनी सबसे काली रात से गुजर रही थी, यह साबित किया कि मनुष्य की आत्मा अजेय है। उन्होंने दिखाया कि पीड़ा और अर्थ एक साथ रह सकते हैं, कि दुख के बीच में भी सौंदर्य है, और कि जब तक सांसें हैं तब तक संभावनाएं हैं। उनका जीवन और उनकी किताब हर उस व्यक्ति के लिए एक मशाल है जो जीवन में अर्थ खोज रहा है, जो किसी कठिनाई से जूझ रहा है, या जो बस यह समझना चाहता है कि यह सब क्यों है। लोगोथेरेपी आज भी दुनिया भर के मनोचिकित्सकों, सलाहकारों और शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, और इसका प्रभाव क्षेत्र मनोविज्ञान से आगे बढ़कर शिक्षा, व्यवसाय और आध्यात्मिकता तक फैला है। फ्रैंकल का संदेश सरल है लेकिन गहरा है। जीवन का कोई ना कोई अर्थ है, हर परिस्थिति में, हर क्षण में, और उस अर्थ को खोजना और उसके अनुसार जीना ही सच्चा मानव होना है। यह विरासत एक किताब नहीं, एक प्रकाश है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जलता रहेगा। और अब इस यात्रा के अंत में जब हम विक्टर फ्रैंकल के साथ उस अंधेरे से होते हुए उस रोशनी तक पहुंचे हैं, तो एक पल के लिए रुकिए
और अपने भीतर झांकिए। क्या आपके जीवन में एक अर्थ है, एक उद्देश्य है, एक कारण जो आपको हर सुबह उठने की शक्ति देता है? यह प्रश्न बड़ा नहीं है। यह आपसे नहीं पूछता कि आप दुनिया बदल दें या इतिहास में अपना नाम लिखें। यह बस पूछता है कि क्या आपके होने का, आपके जीने का कोई मतलब है जो आपको महसूस होता है। फ्रैंकल ने यातना शिविर में जो सत्य खोजा वह हम सबके लिए है, चाहे हमारी कठिनाई उनकी कठिनाई से कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जीवन हम सब से एक प्रश्न पूछता रहता है और हमारा पूरा अस्तित्व उस प्रश्न का उत्तर है। हम हर दिन जो करते हैं, हर रिश्ते में जो देते हैं, हर पल में जो चुनते हैं, वह सब उस प्रश्न का जवाब है। अगर आज आप किसी दर्द से, किसी असफलता से, किसी खोने से गुजर रहे हैं, तो फ्रैंकल का संदेश है, यह अंत नहीं है, यह एक मोड़ है। उस अंधेरे के भीतर, उस दर्द की गहराई में आपका अगला अर्थ छुपा बैठा है। बस उसे ढूंढने की जरूरत है, उसे जीने की जरूरत है। याद रखिए, जब तक सांसें हैं, जब तक चेतना है, जब तक इस पल में जीने की क्षमता है, तब तक अर्थ है, तब तक संभावना है, तब तक जीवन है। फ्रैंकल ने एक बार कहा था, हम खुशी नहीं खोज सकते, हम उसे केवल अर्थपूर्ण जीवन जीने के माध्यम से पा सकते हैं। और आज इस किताब की यात्रा के बाद जब आप अपनी आंखें खोलें और अपनी जिंदगी को देखें, तो उसमें वह अर्थ खोजें जो हमेशा से वहां था, जो आपका इंतजार कर रहा था, जो आपको जीने की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि जिसके पास जीने का क्यों है, वह किसी भी कैसे को सह सकता है।